नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 8 हिंदी नाटक को आधार बनाते हुए कुछ प्रश्नों के ऊपर। ऐसे प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पिछले साल के आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर आधार बनाते हुए आप सभी के स्वमूल्यांकन और प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्तुति दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आखिर तक इस वीडियो लेक्चर को, इस प्रश्नोत्तरी को आप ज़रूर देखेंगे और अपना मूल्यांकन भी करेंगे। तो एक तरीके से हिंदी नाटक पर यह दूसरा अभ्यास सेट है। चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूछा गया आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। ऑप्शन दिया गया अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिणी, संगिणी। तो यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन, जैसे ही नाटक का नाम लिया जा रहा है, आपके दिमाग में इसका प्रकाशन वर्ष, इसके नाटककार, कितने पात्र हैं, कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, और जब आपने नाटक पढ़ा होगा तो कौन किसका संवाद महत्वपूर्ण रहा है, खासतौर से मल्लिका का, अंबिका का, या फिर विलोम और कालिदास का। इन सभी के संवादों को जरूर आप ध्यान में रखेंगे और पात्रों को भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर सवाल देखिए, अंदर से पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस नाटक में कालिदास का तो जिक्र किया गया है, लेकिन कौन सा ऐसा पात्र है जो पतंजलि का उल्लेख करता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, संगिनी नाम का जो पात्र है। अपेक्षाकृत आप देखेंगे कि ये सब गौण पात्रों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो कौन प्रमुख है और कौन गौण है, इसको भी चेक किया जाता है। कई बार गौण से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म है। दो नाटकों का नाम दिया गया है, जिसमें हमें बताना है कि भारतीय लोकतंत्र की आलोचना किन किन नाटकों में की गई। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बकरी, आगरा बाजार, अंधा युग, एक और द्रोणाचार्य, बकरी, महाभोज, अंधा युग, आधे अधूरे। तो आप इस प्रश्न को युग्म के दृष्टिकोण से तो देखिए ही, साथ में जितने भी नाटक दिए गए हैं उन नाटकों की विषय वस्तु आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए कि कौन विषय वस्तु किस नाटक की रही है। अब आप तभी युग्म को पता कर पाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि कुछ नाटक हैं जो कि व्यंग किए गए हैं, कुछ नाटक हैं जो कि महाभारत की कथा पर आधारित हैं, कुछ नाटक हैं जो कि मध्यवर्गीय परिवेश पर आधारित है। तो कौन कौन से नाटक हैं, आपका दिमाग उधर रबर की तरह जरूर खींचते हुए जा रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हर एक चीज को हम रट कर याद करके ही नहीं जा सकते, बल्कि अभ्यास सेटों के माध्यम से हम ट्रिक्स को जान सकते हैं कि इस बार सवाल आ गया भारतीय लोकतंत्र का, आगे सवाल आ सकता है कि महाभारत की विषय वस्तु पर कौन कौन से नाटक लिखे गए। तो किसी तरीके से घुमाकर सवाल पूछा जा सकता है। बातों ही बातों में आपके दिमाग में इस प्रश्न का जवाब जरूर आना शुरू हो गया होगा कि हमने पढ़ा था बकरी और महाभोज जो नाटक है उसमें भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है। आप बकरी नाटक पढ़ेंगे, उसमें भी इस छोटे से नाटक के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र की बात की गई है, उसकी आलोचना की गई है। गांधी जी को भी उसमें याद किया गया है और साथ में मनु भंडारी का जो महाभोज है उपन्यास के अंतर्गत भी है और उसका नाट्य रूपांतरण भी किया गया है महाभोज नाम से। इन दोनों नाटकों में भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है। ऑप्शन दिया गया कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का मेला, आदमी नामा, शहर आशोक। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो आगरा बाजार नाटक है इसमें नज्म योजना को ध्यान में रखा गया है। वैसे अन्य नाटकों को आप देखेंगे तो इसमें गीत योजना है, लेकिन यहाँ पर नज्म को केंद्र में रखा गया है क्योंकि हबीब तनवीर द्वारा लिखा गया नाटक है। थोड़ा बहुत उनके सांस्कारिक
जो उनको मिला हुआ एक तरीके से पैतृक, उसका प्रभाव आगरा बाजार में दिखाई पड़ता है। उन्होंने नज्मों का प्रयोग किया है, यही मैं बताना चाह रहा था। तो देखिए आरंभ किससे होता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शहर आशोभ नज्म से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें नगर की दुर्दशा का वर्णन है। ठीक है, आगे एक नाटक आप पढ़े होंगे भारत दुर्दशा, लेकिन आगरा बाजार, आगरा जो नगर है उसके दुर्दशा का चित्रण इस नज्म के माध्यम से शुरू हुआ है। शुरुआत में ही ये नज्म आई हुई है। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र, ऑप्शन दिया गया है जेता, देवकी, मालिनी, रामा, चंदा। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें सिर्फ 3 ऑप्शन का ही चुनाव करना है, यानी कि इन पांचों में से 3 सही हैं और 2 स्कंदगुप्त नाटक से नहीं रिलेटेड है। तो स्त्री पात्र कौन से हैं आपके दिमाग में जरूर घूमना शुरू हो गया होगा कि हमने देवकी के बारे में पढ़ा, हमने मालिनी के बारे में पढ़ा, हमने रामा के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है वो हो रहा है बी, सी और डी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी पात्रों का नाम दिया गया है इनका संबंध स्कंदगुप्त से नहीं है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पात्रों का नाम है, दूसरी तरफ नाटकों का नाम है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो महाभोज, चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार्य नाम का नाटक है, और इधर पात्रों का नाम है कृपि, किन्नी, जमुना बहन, कल्याणी। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा कि किस नाटक का कौन सा पात्र है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन भी पात्रों का नाम दिया गया है ज्यादातर उसमें स्त्री पात्र है। तो यहाँ पर हम मिलान करते हैं, जैसे डी का हो गया चंद्रगुप्त कल्याणी, इसका संबंध हो गया। किन्नी आप जानते हैं कि एक जबरदस्त पात्र है आधे अधूरे में, तो बी का 3 हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑप्शन में हम मिलान भी कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आप गए और बी और डी आपको पता चल गया, तो बाकियों का इसमें क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आप अगर देखें इसका, तो यहाँ पर हो रहा है ए का 4 हो जाएगा। ठीक, कृपि जो है वो द्रोणाचार्य, ठीक है, कृपाचार्य का तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कृपि शब्द का प्रयोग किया गया स्त्री पात्र के रूप में है। और जो भी बच रहा है यहाँ पर जमुना बहन, वो किससे है? महाभोज से। तो जो यहाँ पर कूट बन रहा है, कूट बन रहा है कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आगे के लिए जरूर इन संबंधों को आप ध्यान में रखिए कि कौन सा पात्र किस नाटक से जुड़ा हुआ है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया है आलस्य, रोग, भारत दुर्देव, मदिरा, भारत। ये सभी भारत दुर्दशा नाटक के पात्र हैं। एक तरीके से प्रतीकात्मक पात्रों का प्रयोग यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो जब आप नाटक पढ़ेंगे तो जितने भी अंक हैं उन अंकों में किसी न किसी का मंच पर प्रवेश हुआ है, और इस चीज को लेकर हमने शॉर्ट नोट्स में आप सभी को बताया हुआ है कि कौन कब आता है। जो हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे वो तो इस चीज को जानते होंगे, लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए मैं सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स सैकड़ों प्रैक्टिस सेट के बराबर है। एक बार आपका बेस मजबूत हो गया तो आप सैकड़ों प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। आप अपना दिमाग जरूर लगा रहे होंगे कि आखिरकार कौन किस समय मंच पर आया हुआ है, किस अंक में आया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है भारत, भारत का प्रवेश होता है दूसरे अंक में। ठीक है, इसके बाद जिसका प्रवेश होता है वो है भारत दुर्देव, तीसरे अंक में इसका प्रवेश होता है। आप देखेंगे जो चौथा अंक है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कई पात्रों का एक के बाद एक मंच पर आगमन होता है, जिसमें आप देखेंगे कि चौथे नंबर पर आने वाला जो पात्र है उसका नाम है रोग। फिर इसके बाद जो पात्र आता है उसका नाम है आलस्य। ठीक है,
इसके बाद जो पात्र है यहाँ पर मदिरा। तो ये सब ऐसे पात्र हैं जो कि चौथे अंक में क्रम से एक दूसरे के बाद आते हैं। ठीक है, तो हम मिलान करते हैं। सबसे पहले आना चाहिए ई आना चाहिए, इसके बाद सी आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ई के बाद सी किसमें आया हुआ है। ठीक है, ई के बाद सी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन तीसरा में यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक, ई के बाद सी आ गया, फिर इसके बाद आया हुआ है बी, फिर आ गया ए, फिर आ गया डी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौथे अंक में एक से अधिक पात्रों का आगमन हुआ है, तो आप नोट्स बनाते समय चौथे अंक को खास तौर से ध्यान देने की कोशिश करिए, क्योंकि उसमें कई पात्र आए हुए हैं। और एक चीज और आपको देखना है कि भारत दुर्दशा में भारत नाम के कई पात्र हैं। दो पात्रों का नाम तो आप यहीं पर देख रहे हैं, भारत दुर्देव हो गया, भारत हो गया, और भारत भाग्य करके एक और पात्र है। और बाकी जो पात्र हैं वो मनोविकारों पर आधारित हैं। आलस्य है, रोग है, मदिरा है, अंधकार है, निर्लज्जता भी है। ठीक है, एक और पात्र है डिसलॉयल्टी करके। तो ये सभी पात्र हैं जिनको कि आप जरूर ध्यान में रखें। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। ये प्रश्न स्पेशली क्यों पूछा गया है? ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि ऐसा माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वो रंगमंच के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं। रंगमंच के दृष्टिकोण से जिस तरीके से आप भारतेंदु के नाटकों को देखेंगे, या फिर अंधायुग को देखेंगे, या फिर आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसको देखेंगे, जितने आसानी से इन नाटकों का मंचन किया जाता है, उतनी आसानी से जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि का मंचन नहीं किया जाता है। कारण बताया जाता है कि उसमें पात्रों की संख्या अधिक है और जगह का भी बड़ा उसमें क्लिष्ट दिया गया है कि कौन जगह कहाँ पर है। लेकिन कुछ ऐसे रंग निर्देशक और मंचकार रहे हुए हैं जिन्होंने कि प्रयास किया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को भी मंचित किया जाए। तो सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया? ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको ध्यान में रखना है। हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, बीबी कारंत, शांता गांधी, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान, राजेंद्र नाथ, ओम शिवपुरी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के बहाने आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी क्या हैं? रंग निर्देशक हैं। मुझे नहीं पता है कि विश्वविद्यालयों में या फिर तथाकथित अच्छे महाविद्यालयों में किस तरीके से आप सभी को नाटक पढ़ाया जाता है। मुझे याद है कि जब मैं जेएनयू में एमए हिंदी का विद्यार्थी हुआ करता था, तो हमें नाटक पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर थे, मुझे लगता है कि भारत में उस तरीके का नाटक पढ़ाने वाला टीचर आपको कम मिलेगा। जब भी वो नाटक पढ़ाते थे तो न सिर्फ नाटक पढ़ाते थे बल्कि इन रंग निर्देशकों के बारे में भी बताते थे। और तभी मैं इन सभी नामों को हमने सुना है कि इब्राहिम अलकाजी कौन है, बीबी कारंत कौन है, शांता गांधी कौन है, सत्यदेव दुबे कौन है, जिन्होंने अंधायुग नाटक का काफी मंचन करवाया हुआ है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में आप देखेंगे अरविंद गौड़ करके एक निर्देशक हैं अस्मिता थिएटर का, तो अभी फिलहाल में उनका अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। बीबी कारंत और शांता गांधी नाम के जो रंग निर्देशक हैं, इन्होंने प्रयास किया कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मंचन किया जाए। वैसे आपने सुना होगा कि अंधायुग या फिर आषाढ़ का एक दिन, ये ज्यादातर खेले जाते हैं, इनका अभिनय किया जाता रहा है। लेकिन कुछ नाटक हैं जिनको कि कभी कभार बहुत मेहनत के बाद प्रस्तुत किया जाता है, और इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसकी स्थापना हुई 1959 ईस्वी में। ये सभी तथ्य आप अपने दिमाग में रखिए। कौन कहाँ से घुमाकर पूछ लिया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि यूजीसी नेट में पूछ लिया जाए। हो सकता है कि कभी आप इंटरव्यू में जाएं, वहां पर पूछ लिया जाए। तो कई बार हम इधर उधर की बातों को जब ध्यान में रखते हैं तो काम में भी आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। एक चीज आपको ध्यान में रखना है
कि जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से नहीं पूछा गया है, बल्कि प्रदर्शन, प्रथम प्रदर्शन यानी कि कब उसका मंचन किया गया था उसके आधार पर हमें बताना है। नाटकों के नाम दिए गए हैं, बकरी, महाबली, आगरा बाजार, माधवी, ठीक है, और आषाढ़ का एक दिन। तो आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक लगे हुए हैं उसमें से आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 नाटक ऐसे हैं जो कि विकल्प में दिए गए, बाकी नाटक यूं ही रख दिए गए हैं ऑप्शन बनाने के लिए। फिर भी सभी नाटकों का इस प्रश्न में रोल है, क्योंकि पांचों विकल्प ऑप्शन में दिए गए। हमें बताना है कि कब कौन रंगमंचित किया गया था या फिर उसका प्रदर्शन किया गया था। तो सबसे पहले जो नाटक प्रस्तुत हुआ था वो था आगरा बाजार। 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन भी हुआ था और बाद में इसका मंचन भी हो गया था। और आपने ऊपर देखा कि हबीब तनवीर का नाम रंग निर्देशकों में भी है और वो खुद एक नाटककार के तौर पर आए। तो कुछ लोगों ने सोचा कि इनके नाटकों को हम जल्दी से जल्दी, बहुत कम आप देखेंगे कि कोई नाटक लिखा गया और तुरंत उसका मंचन भी हो गया। तो पहले नंबर पर हो गया ये। फिर दूसरे नंबर पर जो नाटक खेला गया वो था आषाढ़ का एक दिन 1960 ईस्वी में। जब मैं 1960 बोल रहा हूं तो बहुत सारे जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी अनुभवी नहीं है, कम अनुभव है उनके पास, वो हो सकता है कि हड़बड़ा जाए कि सर आप गलत बता रहे हैं, हमने तो सन 1958 पढ़ा था। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर गलत बताने की गुंजाइश 0.1% रहती है, वो भी मानवीय त्रुटि के आधार पर। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रदर्शन के आधार पर है। तो आषाढ़ का एक दिन का प्रदर्शन कब हुआ? 1960 में। इसके बाद जो दूसरा नाटक है अगला मतलब बकरी, जिसका प्रकाशन जो मंचन हुआ, प्रदर्शन हुआ 1974 ईस्वी में। इसके बाद जो नाटक खेला गया 1982 ईस्वी में खेला गया और इस नाटक का नाम आप माधवी देख रहे हैं और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने भीष्म साहनी के नाटक के तौर पर इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अंतिम जो नाटक है यहाँ पर आप 5वें नंबर पर देखें तो ये नाटक हो गया असगर वजाहत का। ये नाटक लिखा गया है सन 2018 में, इसको अभिनीत किया गया और 2021 में इसको पुरस्कृत भी किया गया है। तो इसमें देख रहे हैं आपके एकदम एक नया नाटक ऑप्शन में दे दिया गया है। तो हम अगर इसका मिलान करेंगे कि कौन कब प्रकाशित हुआ, प्रदर्शित हुआ, यहाँ पर ध्यान में रखना है प्रदर्शित हुआ, तो सबसे पहले नंबर पर कूट बनेगा सी, फिर बनेगा ई, फिर बनेगा आपका ए, फिर बनेगा डी, फिर बनेगा बी। सी ई ए डी बी हम देख लेते हैं किसमें है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। थोड़ा सा वक्त इसमें हो सकता है कि आप लोगों का लग रहा होगा, लेकिन वक्त देंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो वक्त देना पड़ेगा समझने के लिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। अब नाटकों के गीतों के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो सत्य कथन कौन से। ऑप्शन दिया गया है 5, उसमें से चुनना है 3। अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजड़ी, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता। स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखें तो जो सही यहाँ पर कूट बन रहा है कि दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है, ये कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है, यानी कि इन सभी नाटकों में कोई गीत योजना नहीं है। इसके बाद है कि स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। तो जो कूट बन रहा है वो कूट बन रहा है बी, सी और डी, यानी कि इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है
भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। इसमें कुल 6 अंक हैं। इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है। संवाद कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है। इसका प्रकाशन 1881 में हुआ। अब इसमें से हमें 3 सही विकल्पों का चयन करना है। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो गया होगा कि आखिरकार हमने भारत दुर्दशा पढ़ा था तो क्या क्या था उसमें। ठीक है, तो अगर हम इसका मिलान करें तो इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। अलग अलग जो भी पात्र हैं जिनका नाम मैंने बताया, आलस्य है, रोग है, मदिरा है, अंधकार है, निर्लज्जता है, तो मनोभाव है, सही जवाब हो गया। इसमें कुल 6 अंक हैं। ठीक है, और दृश्य भी हैं अलग अलग, तो ये भी सही है। और इसमें कहा गया कि इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता और शोषण का चित्रण है। और ये जो शीर्षक है यहाँ पर वो ये बताने में काफी सहायक है कि ये ऑप्शन सही है। यानी जो कूट बन रहा है ABC बन रहा है। पिछले बहुत पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट में आप सभी से पूछा था कि भारत दुर्दशा में अगर समास पूछा जाए तो कौन सा समास हो सकता है। हमारे कई विद्यार्थियों ने बताया भी था, कुछ ने सही बताया, कुछ ने गलत बताया था। एक बार फिर से आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, क्योंकि आपके सिलेबस में यूनिट 1 के अंतर्गत समास भी पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ABC सही हो रहा है। सही जवाब होगा प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन चौथा। डी और ई क्यों गलत हो गए हैं? यहाँ पर बोला गया कि जो संवाद या कथ्य वो गति देने में सहायक नहीं है, गलत हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर प्रकाशन वर्ष जो दिया गया है, भारत दुर्दशा को लेकर 2 प्रकाशन वर्षों को आप ध्यान में रखिए, खासतौर से संवत में भी ध्यान में रखिए। ठीक है, ये सब आपको मुश्किल समय में काम में आ सकते हैं, जब आपको लगेगा कि हमने 1880 तो पढ़ा था लेकिन इसमें 1933 संवत कहाँ से आ रहा है। तो 1876 भी आप याद रखिए, क्योंकि आपको 2 नंबर लेने हैं वहां। विद्वत्ता तो जो है वो है ही, लेकिन आप उसको लेकर ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन गलत पूछ दिया गया, ये पूछ दिया गया, वो पूछ दिया गया है, क्योंकि तथ्य अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ भी है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। नाटक है और पात्र दिए गए। पात्रों के नाम है युयुत्सु, लीला, कमला, अलका। जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में वो नाटक अपने आप आने शुरू हो चुके होंगे। जैसे युयुत्सु है, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि तो अंधा युग हो गया। ठीक है, यहाँ पर अलका है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि लीला है तो यहाँ पर तुरंत द्रोणाचार्य का आ जाएगा। फिर स्कंदगुप्त है तो कमला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कूट बन रहा है 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1 बन रहा है। देखिए यहाँ पर एक ऐसा पात्र है लीला, जो कि 1 से अधिक नाटकों में इसका नाम आया हुआ है। इसको लेकर विवाद भी हो सकता है। ठीक है, लीला का संबंध आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त में भी है। ठीक है, जो कि कार्नेलिया की सहेलियों में है, लीला, नीला, या फिर कार्नेलिया है कल्याणी, किसी की सहेलियां हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन जो कूट बन रहा है 2 3 4 1, हम देख लेते हैं। 2 3 4 1 यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन दिया गया है एलिस, जयमाला, अलका, लीला। ठीक है, तो जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था वो नीचे के प्रश्न में आपने देख लिया, और ये प्रश्न एक ही एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, मान लीजिए आपको सुमेलित वाले में कंफ्यूजन हो रहा था, तो आप हड़बड़ाइए मत, आगे देखिए कि हो सकता है किसी प्रश्न का जुड़ाव उस प्रश्न से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया कि चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है, तो एलिस है। ठीक है, अलका भी है, लीला की मैं अभी चर्चा कर रहा था। कौन नहीं है? वो है जयमाला। जयमाला किससे है? वो है स्कंदगुप्त से। ठीक, इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के अंकों के शीर्षक का क्रम है। तो यहाँ पर संयोग से अंधा युग में कुल 5 अंक हैं,
और पांचों के नाम यहाँ पर दिए गए। बड़े कम प्रश्न ऐसे मिलते हैं, किसी में 4 अंक है तो किसी में 6 अंक है, किसी में 3 अंक है। यहाँ पर देखिए अंधा युग ऐसा जो कि एकदम से यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न के दृष्टिकोण से फिट बैठ रहा है। बात मैं कर रहा हूं आपसे, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? क्वेश्चन पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अपनी पूरी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। कौरव नगरी पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पर परशु का उदय, फिर तीसरे नंबर पर अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथे नंबर पर गांधारी का शाप और पांचवें नंबर पर विजय एक क्रमिक आत्महत्या। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन शीर्षकों के बीच में कई जगहों पे कुछ अन्य शीर्षक भी हैं, जैसे अंतराल जिसका नाम हमने आप सभी को बताया हुआ था, जो कि किन किन अंकों के बीच में है, ये भी सवाल पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि जिस एग्जाम में आप जा रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ये बातें ही आपके लिए काफी मोटिवेटिव हो सकती हैं वहां पर, क्योंकि संकेत मैं अगर कर दे रहा हूं तो भी ये मानकर चलिए कि वो प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो हमने क्रम तो बता दिया और आपने उसको मिला भी लिया होगा। ठीक है, पहले नंबर पर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर इसके बाद ई आएगा, फिर ए आएगा। बी डी सी ई ए हम देखते हैं किसमें है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि कथन पर आधारित है, पूछा गया कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। ठीक है, राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुव स्वामिनी नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया गया मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, कोमा, मिहिर देव। तो पहले तो इस प्रश्न के बहाने आप ध्रुव स्वामिनी के जो पात्र हैं उनसे परिचय प्राप्त कर लीजिए। और ये कथन आपने ध्रुव स्वामिनी नाटक में कहाँ पढ़ा होगा, किसने कहा था? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है मिहिर देव। मिहिर देव का ये कहना है कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। ये मिहिर देव का विचार है, उसका दर्शन है। लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे तो राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ है। यहाँ से बस नहीं को क्या करना है? हटा देना है। आप टीचिंग में देखेंगे राजनीति है, राजनीति में तो राजनीति है ही, सिविल सर्विसेज में भी राजनीति है, हर जगह राजनीति है। और जो कहता है कि मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता हूं, वो सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होता है। कहा जाता है कि राजनीति नहीं करने वाला भी कहीं न कहीं राजनीति करता है। बाकी ग्रामीण परिवेश की राजनीतियों से आप काफी परिचित होंगे, लेकिन मिहिर देव का अलग विचार है। वो कहता है कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। इसमें दो शब्द लगे हुए हैं, एक राज और नीति। कह रहा कि राजनीति करते करते जो तुम्हारी नैतिकता है उससे कहीं तुम हाथ न धो बैठो। और बाकी पूरी बात इस संवाद में कही गई है। अगला जो प्रश्न है उससे भी खतरनाक है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा। परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ऊपर में तो राजनीति की बात हुई, नीचे कविता की बात हुई। और स्कंदगुप्त नाटक आप पढ़े होंगे तो इसमें एक पात्र है जो कि कविता करता रहता है। खासतौर से इसको कई बार हम कालिदास उसको आभास करने लगते हैं, उससे मिलता जुलता है। मुझे याद आता है कि एक बार हमें सेमिनार पेपर मिला हुआ था जेएनयू में कि स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन में जो कवि पात्र आए हुए हैं, खासतौर से मातृगुप्त और कालिदास,
उनमें क्या समानता असमानता है, उस पर हमें काम करना था। तो देखिए, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, और यही सब सोचकर वो कविता करना शुरू किया, लेकिन बाद में उसको क्या हो रही है, निराशा हो रही है। ऑप्शन दिया गया मुद्गल, कुमारगुप्त, मातृगुप्त, पर्णदत्त। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, मातृगुप्त। इसमें किस रूप में आया हुआ है? कवि के तौर पर आया है। अगला प्रश्न है जो कि सिंदूर की होली नाटक से जुड़ा हुआ है, और कहा गया कि इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें 3 पर विचार करना है। नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। वैधव्य मतलब विधवा, ठीक है। उसमें एक कोई पात्र है जो कि विधवा है, तो यानी कि वैधव्य। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंदूर की होली नाटक जिसने लिखा है वो एक खास चीज के लिए जाना जाता है। बिल्कुल आप लोग समझ गए कि मैं जो कहना चाहता हूं, आप हमारे मुंह की जबान को छीन लिए कि समस्या प्रधान नाटक लिखने के लिए माहिर है। कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्र, नाट लक्ष्मी नारायण लाल। क्योंकि हिंदी नाटकों में दोनों का नाम है, काफी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको एल एम को याद रखना है, एल एल को नहीं याद रखना है, ठीक। तो समस्या प्रधान नाटक यानी कि सिंदूर की होली जो नाटक है, इसमें विधवा स्त्री की समस्या को केंद्र में रखा गया है। आगे बताया गया कि इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। आगे बताया गया कि नाटक के पात्रों के नाम हैं शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली। फिर कहा गया कि लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। यानी कि जो हम आपसे सतर्क होने के लिए कह रहे हैं, जो पेपर बनाने वाला है वो पहले ही ये सारी चीजें अपने मन में बैठा चुका है कि कहाँ कहाँ परीक्षार्थी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन हमारे परीक्षार्थी अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हैं, तो उनको इसी कंफ्यूजन से दूर करना है। और कहा गया कि इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। अब इसमें से हमें 3 बताना है। तो देखिए, इसका जो कूट बन रहा है, कूट बन रहा है सही ए, बी और ई, ठीक है। तो पहले तो आप ए, बी, ई को ध्यान में रखिए। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने सिंदूर की होली नाटक को नहीं पढ़ा होगा, तो इसके पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि इसमें कुल कितने अंक हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न के बहाने आप जान गए कि नाटक में वैधव्य समस्या को रखा गया है। इस नाटक में कुल कितने पात्र हैं? हो सकता है कि वन लाइनर में सवाल पूछ लिया जाए। 9 पात्र हैं, और उन 9 में 7 पुरुष हैं और 2 स्त्री। मैं इन पात्रों का नाम यहाँ पर लिख रहा हूं। आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों नहीं सर आप कोई फोटो लगा देते या फिर इमेज लगा देते, जिससे कि हम लोग नोट कर लेते। ये सब सारी चीजें मैं करके देख चुका हूं। जब तक आप लिखेंगे नहीं, चीजें आपको याद नहीं होंगी। इसलिए आप साथ साथ लिखिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी अंगुलियों का या फिर हाथों का कुछ ऐसा कनेक्शन है हमारे दिमाग के साथ कि वो लिखने के बाद आसानी से दिमाग में फिट हो जाती है। तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखिए। रजनीकांत, वक्त जरूर लगेगा लेकिन आपको जीवन भर याद हो जाएगा। रजनीकांत है, फिर मनोज शंकर है, ठीक है। इसके बाद जो पात्र है मुरारी लाल, मुरारी लाल है, ठीक। फिर है माहिर अली। प्रश्न में आए हुए पात्रों का भी नाम आप जरूर उससे कोरिलेट करिए। फिर इसके बाद है माहिर अली के बाद भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। फिर हो गए आपके हरनंदन सिंह, हरनंदन सिंह, ठीक। फिर इसके बाद है चंद्रकला। जो 2 स्त्री पात्रों की चर्चा की जा रही है, चंद्रकला तो जरूर है इसमें, लेकिन बाकियों का नाम इसमें नहीं। फिर मनोरमा, चंद्रकला और मनोरमा को आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक जो पात्र है उसका नाम है डॉक्टर। तो क्रम आप देख रहे हैं, 9 मैं गिन दे रहा हूं। 1 रजनीकांत, 2 मनोज शंकर, 3 मुरारी लाल, 4 माहिर अली, 5 भगवंत सिंह, 6 हरनंदन सिंह, 7 चंद्रकला, 8 मनोरमा, और 9वें नंबर पे हो गए डॉक्टर। ये सभी पात्र हैं सिंदूर की होली नाटक के। और इसमें कितने अंक हैं?
और दृश्य कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं, ये सभी चीज़ें हम पहले के प्रैक्टिस सेट में आप सभी से चर्चा कर लिए हैं, यानी कि हर प्रैक्टिस सेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि ये सभी प्रश्न आप सभी को कैसे लगे और जो आपको बताने की, समझाने की टेक्निक्स अपनाई गई, वो सभी आपके लिए कितनी कारगर है। क्योंकि हम यहाँ पर अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी बातें आप तक संप्रेषित हो रही हैं, वो आपके कमेंट्स के माध्यम से ही हमें पता चलेंगी। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।